हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर और आज का हमारा 9th हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसका हम लोग फर्स्ट लेक्चर जो है वो डिलीवर कर रही हूँ। मैं आप लोगों को समझाने जा रही हूँ फ्रेंच सोसाइटी के बारे में कि लेट 18th सेंचुरी में ऐसा क्या हुआ था कि 1789 में हम लोगों को एक बहुत ही बड़ी रिवॉल्ट देखने को मिली जिसने पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री को एक अलग ही शेप प्रोवाइड कर दी। क्लियर है? तो अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 1774 में क्या हुआ। लुई 16 जो कि बॉर्बन डेंसिटी के ही एक मेंबर थे, उन्होंने थ्रोन को संभाल लिया, मतलब फ्रांस में अपना रूल जो था वो करना शुरू कर दिया। और आप लोगों को ये पता होगा ये जो बॉर्बन फैमिली थी वो कब से गवर्नमेंट को संभाल रही थी फ्रांस में? 13th सेंचुरी से। क्लियर है? फिर उसके बाद देखा गया यहाँ पर कि ये जो लुई 16 थे उन्होंने कब गवर्नमेंट को संभाला। उन्होंने जब गवर्नमेंट को संभाला तब उनकी एज जो थी वो कितनी थी? 20 ईयर्स के थे वो। और उनकी शादी जो थी वो ऑस्ट्रेलियन प्रिंसेस के साथ हुई थी जिनका नाम था मैरी एंटोनिटी। ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ पे बताया गया जब लुई 16 ने थ्रोन संभाला, मतलब राजपाट को संभाला, तो उन्होंने देखा कि ये जो हमारा सिस्टम है उसमें फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, मतलब जितने भी खजाने थे वो सारे क्या हो चुके थे? खाली हो चुके थे। क्यों खाली हो चुके थे? लंबे समय तक वॉर में बिजी रहने की वजह से उनके जो फाइनेंशियल मतलब सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा वीकन हो चुका था। अब उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? उन्होंने देखा, लुई 16 ने देखा कि ये जो उनका मतलब जितनी भी इनकम है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह से गेन हो सकती हैं, थ्रू टैक्सेशन। तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? फ्रेंच पॉपुलेशन पर टैक्सेशन इम्पोज करना शुरू कर दिया। अब आप लोगों को तो इतना पता ही है कि राजा महाराजा हैं तो दैट मीन्स वो पैलेसेस में रहते होंगे। और पैलेस उनका कहाँ पे था? वो पेरिस सिटी के बहुत दूर एक सिटी थी, वर्सेलिस, वहाँ पर उन्होंने पैलेस को मेंटेन करा था। और कहा जाता है ये जो पैलेस था उसमें 700 से ज़्यादा रूम्स जो थे वो बनाए गए थे। और ये भी बुक्स में कहा गया है कि 5000 से ज़्यादा लोग जो थे वो बहुत इजीली वहाँ पे रह सकते थे। और ये जो मतलब पैलेस बनाया गया था उस पैलेस में हीरे वगैरह भी जड़े गए थे, मतलब हीरे लगे हुए थे, पूरा ग्लास लगा हुआ था और बहुत अच्छी तरह से उसको डेकोरेट किया गया था, जिसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पैसा यूज़ हो जाने की वजह से ये जो इकोनॉमिक लॉस जो था वो फ्रांस में हो चुका था। जब लुई 16 ने फ्रांस में अपना थ्रोन संभाला तो उस टाइम पर हम लोगों ने देखा कि 13 अमेरिकन कॉलोनीज जो थी, मतलब अमेरिका की कुछ ऐसे नेशंस थे, कुछ ऐसी पार्ट्स थे जिन पर कॉलोनीज लगी हुई थी। और ब्रिटिशर्स चाहते थे कि हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इंडिपेंडेंट होना है। तो यहाँ पर ये बात करी गई कि हम लोगों को इंडिपेंडेंस गेन करनी है। तो इंडिपेंडेंस जो है वो किस के मतलब कॉलोनीज किसने लगाई हुई थी? ब्रिटेन ने लगाई हुई थी। तो आप लोगों को तो अच्छी तरह से पता है कि फ्रांस कहीं ना कहीं इंग्लैंड का बेस्ट एनिमी रहा है, मतलब ये भी उनके खिलाफ था। तो इसलिए उन्होंने अमेरिका की 13 कॉलोनीज नेशंस की हेल्प करी ताकि वो इंडिपेंडेंस हो सके। अब फ्रांस को तो यहाँ से कोई भी मतलब हेल्प नहीं मिली, ना तो उनको यूएसए के द्वारा पैसा दिया गया और ना ही फर्दर कोई हेल्प प्रोवाइड हुई। बस उनका ये मोटिव था फ्रांस के लीडर्स का, फ्रांस के किंग का, कि ब्रिटेन हमारा एनिमी है तो हम लोग अपने एनिमी को मात देने के लिए, डिफीट करने के लिए यूएसए की हेल्प कर रहे हैं। इसकी वजह से उनके बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस भी हुआ था। क्लियर है? और यहाँ पर देखा गया ये जो वॉर हुई थी अमेरिका की कॉलोनीज से रिलेटेड, तो उसमें देखा गया अब विलियन लीवर्स जो थे वो वहाँ पर मतलब खर्च हुए, जिसकी वजह से फ्रांस जो था वो और ज़्यादा डेप्ट में फंसता चला गया, मतलब और ज़्यादा क्राइसिस में चला गया। और आप लोगों को पता है कि 2 बिलियन लीवर्स से भी ज़्यादा लीवर्स है क्या? ये फ्रांस की करेंसी है जो उस टाइम पर चल रही थी वहाँ पर। ठीक है?
और 94 के बाद 1794 के बाद इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया, हटा दिया गया वहाँ से। ठीक है, तो अब उन्होंने कहा कि हम लोगों को क्या करना होगा, अगर खुद को स्टेबल करना है, इकोनॉमिक मतलब स्टेबिलिटी लानी है, तो हम लोगों को टैक्सेशन इम्पोज करनी होगी। और कुछ पैसा जो था वो कोर्ट्स को मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाता, कुछ पैलेसेस को मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाता, और कुछ वॉर टाइम पर अननेसेसरी उन्होंने वहाँ पर एक्सपैंड किया था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा क्राइसिस में फंस चुके थे। और दूसरे नेशन से उन्होंने लोन भी लिया हुआ था। किसने लोन लिया हुआ था जी? फ्रांस ने लोन लिया हुआ था, जिसकी वजह से उनको हर एक लोन के ऊपर 10% जो था अब वो मतलब देना था, टैक्स भी देना था साथ में। तो जिसकी वजह से फ्रांस गवर्नमेंट जो थी वो अब क्या नहीं कर पा रही थी, उनके पास इतना बजट नहीं था कि वो अकेले सारी पेमेंट्स को हैंडल कर सके। इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम लोग क्या करें, हम लोग टैक्सेशन इम्पोज करें। तो उन्होंने आर्मी के एक्सपेंसेस को मेंटेन करने के लिए, कोर्ट्स को मेंटेन करने के लिए, गवर्नमेंट ऑफिसेस को चलाने के लिए, यूनिवर्सिटीज़ को चलाने के लिए, ये सारी चीज़ों, ये सारे उनके क्या थे, इन सभी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए आर्मी, कोर्ट, गवर्नमेंट ऑफिसेस, यूनिवर्सिटीज़, इन चारों के एक्सपेंसेस को मेंटेन करने के लिए उन्होंने टैक्सेशन जो थी वो इंक्रीज़ कर दी, लोगों को फोर्स करा कि आप लोगों को टैक्स जो है वो पे करना होगा, जिससे कि अब बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स जो थे वो देखने को मिले थे। फ्रेंच सोसाइटी जो थी, फ्रांस के जो लोग थे, उन्होंने 18th सेंचुरी में देखा कि हम उस टाइम पर जो फ्रेंच सोसाइटी थी, मतलब फ्रांस की पूरी सोसाइटी जो थी वो 3 पार्ट्स में, 3 स्टेट्स में डिवाइड हो चुकी थी। अब हम लोग को ये सोचना था कि कौन से मेंबर्स जो हैं वो पे करेंगे, मतलब सिर्फ एक ही 3 स्टेट्स थी, मतलब 3 सोसाइटी जो थी वो 3 सेक्शंस में डिवाइड थी, लेकिन सिर्फ एक स्टेट जो थी, जो थर्ड स्टेट थी, जो लास्ट वाली, जिसको हम लोग लोअर स्टेट बोल सकते हैं या पीजेंट्री क्लास बोल सकते हैं, वही लोग जो थे वो टैक्सेशन पे कर रहे थे। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है कि ये कौन कौन लोग थे। फर्स्ट स्टेट में कौन आता था जी? फर्स्ट स्टेट में आती थी क्लर्जी, जो कि चर्च क्लास थी। नोबेलिटी आ गई, राजा महाराजे हो गए, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो उनके मंत्रीगण थे। और थर्ड क्लास में आते हैं जी बिजनेसमैन हैं, और बिग बिजनेसमैन हैं, मार्चेंट्स हैं, कोर्ट्स। ये थर्ड स्टेट जो थी वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बताया गया, बिग बिजनेसमैन थे, मार्चेंट्स थे, कोर्ट ऑफिशियल्स थे, लायर्स एक्सेट्रा, पीजेंट्स थे, आर्टिशंस थे, और स्मॉल पीजेंट्स थे। ठीक है, ये सब लोग कौन थे? ये लोग थर्ड स्टेट में 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थे। क्लियर है? अब आप लोगों के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा कि ये जो मतलब थर्ड स्टेट थी उसमें कौन 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 लोग आ रहे थे, बिजनेसमैन थे, पीजेंट्स थे। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे देखा गया ये जो सोसाइटी की स्टेट्स बनाई गई थी उनमें फ्यूडल सिस्टम जो था वो बहुत ज़्यादा चल रहा था। मतलब सबदम जो थी, पीजेंट्स से काम करवाया जाता और उनको पे नहीं करा जाता, ये बहुत देर से चलता आ रहा था। ये बहुत ही पुराना एक तरीका था जिससे कि सोसाइटी में जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे 1789 से पहले वो एक ही तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस को ओबे करते थे, और जिससे कि उनको ये लग रहा था कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लोटेशन जो है वो देखने को मिल रही थी। ठीक है, सो नेक्स्ट जो फिगर उसमें ये बताया गया है कि ये जो स्टेट फ्रांस सोसाइटी जो थी वो ऑर्गेनाइज करी गई थी 3 पार्ट्स में। अब ये कौन थे? पीजेंट्स, जो कि 90% पॉपुलेशन थी। ठीक है, मतलब पीजेंट्स जो थे वो सबसे ज़्यादा थे। पीजेंट्स की परसेंटेज कितनी थी? 90% पॉपुलेशन जो थी वो पीजेंट्स थे, और ओनली 10% जो थे वो कौन थे? नोबैलिटी, क्लर्जी वगैरह थे। ठीक है, और जिससे हम लोग ये बोल सकते हैं स्मॉल नंबर ऑफ देम ऑन द लैंड, और इनमें से बहुत ही कम लोग थे जिनके पास क्या थी? ज़मीन थी, जिन पर वो क्या करते थे? कल्टीवेशन करते थे। और अबाउट 60% लैंड जो थी वो किसके पास थी? नोबैलिटी के पास थी, चर्च के पास थी, या फिर रिच मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट, बिग बिजनेसमैन बोल सकते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे उनके पास थी। ठीक है, अब फर्स्ट 2 मेंबर्स जो थे, फर्स्ट 2 स्टेट्स जो थी, फर्स्ट 2 सेक्शंस जो थी, नोबैलिटी और कौन सी आ गई? हमारी क्लर्जी क्लास, वो तो
नोबैलिटी और क्लर्जी, ठीक है, उनके पास कुछ प्रिविलेजेस थी जो कि उनको बाय बर्थ प्रोवाइड हो जाती थी। अब उसके बाद यहाँ पे बताया गया सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये थी कि ये लोग जो थे क्लर्जी और नोबैलिटी, इनको एग्जम्प्ट कर दिया गया था कि ये लोग टैक्स पे नहीं करेंगे। तो इनके पास क्या थे, नोबल, मतलब कुछ प्रिविलेजेस थी, फ्यूडल प्रिविलेजेस, ये किसी को भी सप्रेस कर सकते थे, जिसमें ये देखा गया फ्यूडल ड्यूज को ये ले सकते थे, और ये पीजेंट्स से कुछ भी एक्सट्रैक्ट कर सकते, कुछ भी ले सकते थे। पीजेंट्स जो थे वो मतलब इनके सामने पीजेंट्स के पीजेंट के लिए ये लॉर्ड की तरह थे, मतलब उनके गुरु भगवान थे। उनके घर, उनके फील्ड जो थे, उन पर आर्मी या फिर पार्टिसिपेशन, बिल्डिंग पार्टिसिपेशन, ये पीजेंट्स जो थे वो हर एक तरह की सर्विस जो थे वो रेंडर करते थे, मतलब हर तरह की काम जो थे वो अपने किंग के आगे उनको करने पड़ते थे, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे चर्च जो था, मतलब क्लर्जी क्लास जो थी, चर्च लोग जो थे वो क्या करते थे, वो जो भी टैक्स लिया जाता था उस टैक्स को टीथस कहा जाता था। जो टैक्स किसके द्वारा लिया जाता है, जो चर्च से लिया जाता, चर्च के द्वारा जो गेन किया जाता था पीजेंट्स से, उसको टीथस नाम दिया गया था, ठीक है। जितने मेंबर थे थर्ड स्टेट के, उन सभी को टैक्सेशन पे करनी होती थी, किसको, स्टेट को। उनमें एक डायरेक्ट टैक्स होता था जिसको टैलीज कहा जाता था। ये जो इनडायरेक्ट टैक्स हैं, और बहुत ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेशंस जो थी वो उनको देनी पड़ती थी। जैसे कौन कौन से चीज़ों के ऊपर, जैसे आर्टिकल्स मतलब देनी पड़ती थी, यहाँ पर टैक्स लिवाइज वगैरह देनी पड़ती थी, हर एक चीज़ कंजप्शन, लाइक साल्ट हो गया, जैसे नमक के ऊपर, टबैको के ऊपर भी उनको इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे करनी पड़ती थी। जिससे कि हम लोग ये देख सकते हैं कि ऑल ओवर द कंट्री या ऑल ओवर द नेशन हम लोग को ये देखने को मिल रहा है पीजेंट्री के साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी, जिसकी वजह से वो लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा बार्बन डेंसिटी से बहुत ज़्यादा मतलब सप्रेस किया जा रहा था उनको, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।